नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 96th एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। इस समय जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में 264 सीटों से लीड कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता को एक प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है जिसे निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इस प्रणाली के तहत अमेरिका के हर राज्य को कई इलेक्टोरल कॉलेज वोट दिए जाते हैं। अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक चुनावी कॉलेज वोट मिलते हैं। एक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीतने की आवश्यकता होती है। इन नियमों के कारण एक उम्मीदवार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक वोट प्राप्त किए बिना चुनाव जीत सकता है। यह पिछले चुनाव में भी हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकांश चुनावी कॉलेज वोट जीते थे। हालांकि अमेरिका भर में हिलरी क्लिंटन को अधिक वोट मिले थे। संसद शीतकालीन सत्र 2020। केंद्र सरकार ने 21 दिसंबर 2020 से संसद के 2 सप्ताह के शीतकालीन सत्र को आयोजित करने की योजना बनाई है। 10 नवंबर 2020 को बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव परिणाम निकलने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। केंद्र को यह उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक बिहार में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह सहित बिहार विधानसभा चुनाव सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है। इस साल यह सत्र दिसंबर के तीसरे सप्ताह तक स्थगित किया जा सकता है। इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र का समय 21 दिसंबर 2020 और 2 जनवरी 2021 के बीच होने की संभावना है, जबकि संसद का बजट सत्र 30 जनवरी को आयोजित किया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं होगा कि भारत की संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के महीने में शुरू होगा और जनवरी माह के पहले सप्ताह में समाप्त होगा। भारत की 16वीं लोकसभा का भी शीतकालीन सत्र दिसंबर में ही आयोजित किया गया था, जो कि 8 जनवरी 2019 तक चला था। संसद ने 23 दिन बाद फिर से बजट सत्र के लिए बैठक की थी। हालांकि वर्तमान तिथियां अस्थायी हैं। सरकार पहले मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विधायक एजेंडे की समीक्षा करेगी और फिर इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। नंबर 3, भारतीय वायुसेना को मिले 3 और रफाल लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना को 3 और राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी मिल गई है। इससे पहले 5 राफेल विमान का पहला बेड़ा 28 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। इन्हें 10 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इन 3 विमानों की लैंडिंग के साथ ही भारत में राफेल लड़ाकू विमान की संख्या 8 हो गई है। राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उन्हें लद्दाख में तैनात किया गया है। राफेल के लिए अलग अलग बैच में भारतीय वायुसेना के पायलटों को फ्रांस में ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत को अगले साल अप्रैल तक कुल 21 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से मिलेंगे। इन 3 विमानों की लैंडिंग के साथ भारत में राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 8 हो गई है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए सौदा किया है। नंबर 4, राफेल विमान। राफेल विमान कई खूबियों से लैस है। यही वजह है कि इसको दुनिया के कुछ ताकतवर फाइटर जेट में शामिल किया जाता है। ये विमान 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने में सक्षम है। राफेल के अचूक निशाने से दुश्मन किसी भी तरह नहीं बच सकता। राफेल विमान अपने साथ कई मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। राफेल विमान हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी उड़ने में सक्षम है और इस तरह की खासियत हर लड़ाकू विमान में नहीं होती। यह विमान स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका अर्थ है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने का ताकत रखता है। अब हर राफेल विमान को हैमर मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। इन मिसाइलों की खासियत है कि नो स्कोप जोन में अगर कोई भी लड़ाकू विमान दिखाई देगा तो ये विमान उसको भी मार गिरा सकेगा। राफेल विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। इस विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है, इसलिए ये एक ही समय में अधिक दूरी तय कर सकता है। नंबर 5, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 24वें संस्करण का पहला चरण 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में शुरू हुआ और यह अभ्यास 6 नवंबर तक जारी रहेगा। कोविड-19 के बीच आयोजित अभ्यास के पहले चरण में क्रॉस टेक फ्लाइंग, एंटी सबमरीन समेत अन्य अभ्यास होंगे। भारत ने पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी सैन्य तनातनी के बीच
अपने बहुचर्चित नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की घोषणा की है। इस नौसेना अभ्यास में भारत और इसके मित्र देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में होगा। चीन इस अभ्यास को हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में इन चारों देश के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहा है और इसे अपने लिए खतरा मान रहा है। यह पहला मौका होगा जब क्वाड देश के चारों देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास करेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार अभ्यास में 2007 में हिस्सा लिया था, लेकिन चीन की आपत्तियों के बाद वह इससे अलग हो गया था। नंबर 6, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत साल 1992 में भारत अमेरिका के बीच हुई थी। साल 2015 में जापान इसका हिस्सा बना। यह सालाना अभ्यास साल 2018 में फिलीपींस के समुद्री इलाके, गुआम तट और साल 2019 में जापान के समुद्री इलाके में हुआ था। मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। साल 2015 में इस अभ्यास में जापान के शामिल होने के बाद से यह एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास बन गया है। ऑस्ट्रेलिया पिछले कई सालों से इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने को लेकर रुचि दिखा रहा था। चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मक धारणाओं और उसके साथ रिश्ते कटु होने के बाद ऑस्ट्रेलिया इस बार युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। नंबर 7, न्याय कौशल। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। न्याय कौशल देश के किसी भी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के मामलों की ई फाइलिंग की सुविधा देगा। केंद्र का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2020 को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में किया गया था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है। आपके ऑप्शन है 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, EOS-1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 में प्राथमिक उपग्रह के रूप में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और 9 कस्टमर सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना और आज की वीडियो का PDF पाने के लिए और रेगुलर जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।